खेड़ा से एमएलए श्री चंद कृपलानी जी हमारे साथ हैं स्टेज पर। मैं चाहूंगी कि आप यहां पर आएं सर और अपने विचार साझा करें। तालियों से स्वागत। मैं भी नारा लगवा दूं, भारत माता की। जी न्यूज़ राजस्थान द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में विराजमान भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में, जो अक्सर हमारे इस चित्तौड़गढ़ लोकसभा की आवाज़ उठाते रहते हैं, और हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, लोकप्रिय तो ही है और अफीम के पट्टे हमारे छोटे भाई जो लगातार कपासन से विधायक है, 5वीं बार। दाढ़ी में भले ये विधायक नहीं लगते हैं लेकिन विधायक हैं। अभी सीपी जी कह रहे थे आपने पीछे फोटो दिया ना, तो ये अर्जुन जी में परिवर्तन फोटो कोई नया खींचा इनका, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो सेवाएं की वास्तव में बहुत सराहनीय है। ऐसे भाई हमारे छोटे भाई अर्जुन जी जीनगढ़ जी, अभी हम मनीष जी यहाँ पर जब बोल रहे थे उस समय कह रहे थे कि चित्तौड़गढ़ के विधायक थोड़े क्या कहा एग्रेसिव हैं। ऐसा लगा आपको क्या? ये आज तक जिससे मिलेंगे कि मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, और सीधे कितने वो हम जानते हैं। वो तो ऐसे हमारे विधायक भाई चंद्रभान जी, और वो सीधे हैं वास्तव में सुरेश जी। एक बार जोरदार सुरेश जी के लिए तालियां बजाते हैं। ये भी दिन रात नहीं, सीधे नहीं है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है जो दिल में वो कहते हैं सच्ची, वो सबसे बड़ी बात वो है, मन में नहीं रखते हैं। ऐसे भाई सुरेश जी धाकड़ साहब हमारे फंडर के यूनिट हेड, नितिन जी जेके से आए हमारे प्रभाकर जी, इंद्रजीत सेठिया जी, सागर जी, लाल जी, गौरव जी, शरवण जी, बाकी सभी का नाम लेऊँ क्या? सभी हमारे वरिष्ठ चेयरमैन साहब बैठे कपासन के, और विराजमान सभी अधिकारीगण, जी न्यूज़ परिवार के सभी सदस्यगण, और विशेष रूप से यूनिट हेड मनीष जी शर्मा और अभिषेक, जो अभिषेक लगातार आपने पीछे लगा रखा था सबके हमारे, और उपस्थित सभी मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, युवा दोस्तों, माताओं और बहनों, और चारू जी, भूल जाऊंगा मैं इनका नाम। अच्छा है, बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं आप। मैं यहाँ बैठे बैठे विचार कर रहा था कि आज जो कार्यक्रम है, वास्तव में इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नया संदेश देने का आपने प्रयास किया। और नया संदेश ये कि सबसे पहले तो आपने उन लोगों को सम्मानित किया। हालांकि चित्तौड़ जिले में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना में कितनी सेवाएं दी, गाय के लिए जो सेवाएं दे रहे हैं और कई काम कर रहे हैं, आपने उनको सम्मानित किया। उसके लिए एक बार जोरदार तालियां इतनी बजनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है हमारा देश 140 करोड़ की आबादी का देश, हमारी केंद्र की सरकार भी काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश को एक नया देश, विकसित देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे विश्व में हमारा नाम कर रहे हैं। और राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, सबका बजट लिमिटेड होता है, योजनाएं लिमिटेड होती है। लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर जिन लोगों को हमने आज यहाँ पुरस्कार दिए या जिनको सम्मानित किया, ऐसे लोग अगर हिंदुस्तान में नहीं हो तो हिंदुस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो समाज के बीच में रहकर निस्वार्थ, क्योंकि जितने लोग मनीष जी बैठे सब निस्वार्थ लोग थे, इनको किसी ने प्रेरणा नहीं दी, स्वयं प्रेरणा से इनके मन में आया नहीं मुझे गाय की सेवा करनी चाहिए, मुझे पशुओं जो पशु मर जाते हैं उसको
विसर्जित करना चाहिए या गरीब लोगों की सेवा करना चाहिए। अलग अलग क्षेत्र में जो काम इन्होंने किए, और मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी संस्थाएं हैं हमारे यहाँ, चाहे वो भारत विकास परिषद हो, चाहे लायंस क्लब हो, या कई संस्थाएं हैं हमारे यहाँ, जो संस्थाएं अलग अलग क्षेत्र में जो काम करती है, मैं इसलिए उनको धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी और ये संस्थाएं जब नीचे स्तर पर गरीब के सेवा का काम, मानव सेवा का काम, रक्तदान शिविर लगाना, चिकित्सा के कैंप लगाना, सब काम करती है, तो मन में बड़ी खुशी होती है। मैं नितिन जी और प्रभाकर जी, आप बैठे हो, आप यहाँ जो बोल रहे थे और श्रवण को सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई है आज। लेकिन आपने जो कितने काम गिनाए यहाँ पर, वंडर सीमेंट ने, जेके सीमेंट ने, या जितने भी हमारे औद्योगिक समूह जो काम करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से फैक्ट्रियाँ नहीं लगनी चाहिए। गरीब की सेवा कैसे करें, हमारी फैक्ट्री से जो प्रभावित लोग हैं उनकी हम सेवा कैसे करें, कैसे विकास कराएं। निश्चित रूप से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। CSR का माध्यम हो या वैसे भी जो आप कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं, उससे हमारे यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, और ये लोगों को पता भी लगना चाहिए। अभी श्रवण जी कह रहे थे कि मेरे को अचानक बुला लिया, सच्ची बात है, अचानक बुला लिया था। हाँ, अब अचानक बुला लिया, इतना अच्छा बोले, और प्रायोजित बुलाते तो हालत क्या होती, अंदाज़ा लगा लो। अभी इतना बढ़िया गायों के बारे में श्रवण जी बोले, मैं समझता हूँ कि वास्तव में कोई आदमी मन में तय कर ले। अभी सुरेश जी भी बोल रहे थे, अर्जुन जी भी बोल रहे थे, चंद्रभान जी भी बोल रहे थे। मैं गाय के विषय पर ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सभी लोगों ने गौ माता की हमको रक्षा करनी चाहिए, गौ माता के लिए हम क्या कर सकते हैं, गौशाला बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सब बातें इन्होंने कही। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे MP साहब भी जब बोलने के लिए आएंगे, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे इस बात का कि कम से कम चित्तौड़गढ़ ज़िले में, वैसे गौशालाएँ हमने कई जगह खोली है, जैसे निम्बाड़ा में भी हमारी 3-4 गौशालाएँ हमने बड़ी बड़ी खोली है, लेकिन जितनी गौशालाएँ होगी, जितनी गौ माता की हम सेवा करेंगे, उससे हमको भी लाभ मिलेगा। मैं मनीष जी आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अब लाइव टेलीकास्ट में बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, एक भी गलती होगी तो आदमी मार डालता है उसको। और मैं शुरू से सोचता था, सुरेश भी बोल रहा है, अर्जुन भी बोल रहा है, चंद्रभान जी सब अच्छा बोल गए, तो मैंने कहा मुझे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन देखो, इस दुनिया में हम वो रामायण देखते हैं ना, तो रावण के तो 10 चेहरे थे, 10 चेहरे थे, और आज दुनिया में जो रावण है ना, उनका एक ही चेहरा है। 9 रावण अंदर दबे हुए सबके। जो रावण है, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, अच्छे लोगों के लिए कह रहा हूँ, जो बदमाश है उनके लिए कह रहा हूँ, उनके अंदर दबा हुआ है। वो रावण कब बाहर आ जाए कोई भरोसा नहीं। और आप देखो, अभी जिन पुलिस वालों को या जिन्होंने आपने पुरस्कार दिया, तो इनको पुरस्कार इसी बात को तो दिया आपने, सम्मानित इसी बात का तो किया। जिन्होंने जो आज के रावण को पकड़ा या जो गलत काम करने वालों को पकड़ा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरा ये मानना है कि मूलभूत मनीषी समस्याएं जो है, गौ माता की सेवा हमको करना चाहिए, दूसरे काम भी करना चाहिए, लेकिन आज की दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? अब मोबाइल की, इंटरनेट की, और इसकी बात हम नहीं कर रहे। हम जब भाषण देने खड़े होते हैं, हम भी बहुत तारीफ करते हैं कि हमने इतनी तरक्की कर ली, हिंदुस्तान ने ये कर लिया। हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर पर, आज के 11 साल पहले था, आज हिंदुस्तान 4थे नंबर पर है, शायद 3रे नंबर पर हो गया, 3रे नंबर पर हम आ गए। और मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से नंबर 1 पर हिंदुस्तान आएगा, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा, हम स्वदेशी की बात करते हैं। स्वदेशी की बात इसलिए करते हैं कि हमको, जो एक ज़माने में हमारा देश विश्वगुरु कहलाता था, हमारा इतिहास बताता है कि आज़ादी के पहले, या सैकड़ों साल पहले, जब मुगलों ने हमारे देश पे आक्रमण नहीं किया या अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे कब्जा नहीं किया, उसके पहले हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों से, हिंदुस्तान के लोगों से प्रेरणा लेने के लिए पूरे विश्व के लोग आते थे। मुझे CP जी ध्यान है, मैं अभी जब मैं सांसद था, या एक्स MP हो गया था, सॉरी, तो एक दिन मैं ट्रेन में दिल्ली जा रहा था। उस समय शायद नरसिंह राव जी का राज था, पता नहीं, कांग्रेस मनमोहन सिंह जी का राज था, नहीं, नरसिंह राव जी का। तो मैं ट्रेन के डब्बे में जैसे ही घुसा, फर्स्ट AC में हमको चूँकि सुविधा दिला रखी है उन्होंने, तो मैं जैसे ही घुसा तो 3 लोग वहाँ पर बैठे थे। तो मैं जैसे ही गया तो कंडक्टर मेरे आ गया कि भाई MP साहब आए,
उसने कहा MP साहब तो किसी ने राम राम ही नहीं की मेरे से, यूँ मुंह टेढ़ा करके बैठ गया। मैंने कहा यार ऐसा क्या जुर्म कर दिया मैंने, मैं जानता भी नहीं उनको, बाहर के लोग थे। खैर मैं अपनी सीट पे जाके बैठ गया तो ट्रेन स्टार्ट हुई। अब मैंने कहा वो तो बातचीत करनी है, मैं ही शुरू करता हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब आपका क्या परिचय? वो कि दिल्ली रहता हूँ मैं, कनाट प्लेस के पास में मेरा काम है। दूसरे से पूछा कि शंकर गार्डन रहता हूँ। तीसरे अलग अलग परिचय दिया। मैंने कहा यार मैं अंदर घुसा था, आपने मुँह टेढ़ा क्यों कर लिया? मैंने कहा मेरे में कोई कांटे तो लगे नहीं है। कि नहीं साहब ये सब नेता चोर हैं, आजकल तो भ्रष्ट हो गए हैं सब। उनके मन में क्या था, नेता सब चोर हैं। मैंने कहा सही बात है, आप कह रहे हो सही है। तो उसके जस्ट पहले अटल जी की सरकार थी जिसमें मैं सांसद था। मैंने कहा अटल जी के बारे में क्या विचार है आपका? नहीं अटल जी जैसा तो आदमी नहीं साहब, बहुत काम किया अटल जी ने। उस समय मोदी जी नहीं आए थे, पुरानी बात है। अटल जी ने ये किया, सड़क बनाई, वो किया, पुराना किया। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा आप एक बात बताओ कि आप वोट देने जाते हो? तीनों करोड़पति थे, फर्स्ट एसी में बैठे थे। अरे साहब कहाँ टाइम मिलता वोट देने का? दूसरा तीनों वोट देने नहीं जाते। मैंने कहा नेता चोर हुए ना, तुम तीनों की वजह से हुए। तुम वोट देने जाते ही नहीं हो, अच्छे आदमी वोट देने जाते ही नहीं है, और कह रहे सब नेता चोर है। मैंने कहा हमारे पे कोई आरोप लगा कि नहीं साहब वो बात। मैंने कहा फिर क्या बात थी? अब वो राज उस समय मनमोहन सिंह जी का था। उस समय 2G स्पेक्ट्रम, खाद घोटाला ने पता नहीं कौन कौन से घोटाले हुए, इसलिए उनके दिमाग में तो वही पीड़ थी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि नेता अगर ईमानदार हो और देश की सोचता हो तो विश्व की सबसे बड़ी ताकत हिंदुस्तान बन सकता है। ये मोदी जी ने करके दिखाया। और उस दिन उन्होंने फिर कसम कही मेरे सामने, आज के बाद हम वोट देंगे, कितने भी बिजी रहेंगे। अभी SIR की बात हो रही है, अभी बिहार चुनाव की चर्चा हो रही थी। अंता की मैं चर्चा करूंगा भी नहीं, सुरेश ने कर ली वैसे, क्योंकि हमने 7 बाई इलेक्शन लड़े राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। 5 चुनाव हम जीते हैं। एक आध में हार जीत होती है, कहीं होती है, उस पर विचार करेंगे। लेकिन बिहार में जो रिजल्ट आया, अब बिहार के जो दूसरे नेता चिल्ला रहे हैं SIR हो गया। अरे SIR हो गया तो कौन सा जुर्म हो गया? आज मेरी विधानसभा की मैं बताऊं कितने फर्जी वोट है, कितने फर्जी मतदाता हैं, कितनी बच्चियां ऐसी जो शादी करके 30 साल पहले चली गई, आज भी उनके नाम वोटर लिस्ट में लिखे। हिंदुस्तान का मतदाता सही निर्णय तभी कर सकता है जब ये फर्जी मतदान रुके, और ये फर्जी मतदान इससे रुकेगा तो मैं आप आज को कह रहा हूँ ईमानदारी से फिर दुनिया का कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि नेता चोर है। अच्छे लोग आएंगे चुन के। चोरों को चुनता कौन है? ये फर्जी मतदाता चोरों को चुनते हैं। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि SIR पे भी आप थोड़ा सब ध्यान दें। यहाँ स्वदेशी की बात हो रही है, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मैं उस पर आते आते भटक गया। फिर मैं ऑपरेशन सिंदूर में, अब मैं आपसे पूछूंगा, आप सब बता दोगे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें हिंदुस्तान के कितने हथियार काम में लिए गए, हिंदुस्तान की कौन कौन सी मिसाइल ने काम में ली? आप तो बता सकते हैं, ब्रह्मस्त्र, अग्नि थी या कोई भी थे। क्यों? कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हिंदुस्तान में स्वदेशी चीज, क्योंकि एक जमाना था जब हम चाइना से, अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से उनके हाथ जोड़ते थे। आज हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं बनती है, लेकिन उस वस्तु का हमको उपयोग करना पड़ेगा। मैं मनीष जी आपके माध्यम से लोगों को ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि स्वदेशी अपनाने की शुरुआत हमको करनी पड़ेगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब मैं कई बार क्या होता है, अभी कोरोना हुआ, कोरोना में लोग बहुत बीमार पड़ गए, कितने मर गए। अब मैं देखो CP जी, मैं कांग्रेस BJP वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी अपन तो नेता लोग हैं, राजनीतिक लोग निकल जाती है। मैं अभी एक जगह किसी की डेथ हो गई, बैठ नहीं किया, तो बैठने गया सुरेश, तो मैं जैसे बैठा, एक जने की मौत हो गई थी। मुझे कह रहा हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं आजकल। कह रहा साहब कुछ भी कहो, ये मोदी जी ने वैक्सीन बनाई, इसके बाद बहुत मरने के लग गए लोग, वैक्सीन से बहुत इफेक्ट हो रहा है। फिर मेरा भी गुस्सा कभी कभी, आप इसको एग्री करें, इससे ज़्यादा एग्रेसिव मैं हूँ, मेरे को एकदम गुस्सा आ गया। मैंने कहा मोदी जी की वैक्सीन बनी और वर्ल्ड के 73 देशों में हमारे प्रधान वैक्सीन भेजी, 73 कंट्रीज में वैक्सीन गई है, सब जगह महंगा है। मोदी जी की वैक्सीन नहीं होती ना तो हिंदुस्तान में 50 करोड़ लोग मरते हैं। ये तो पहली बार हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री था जिसने इतना जल्दी वैक्सीन बना दी। ये ठीक है, कोरोना की वजह से सबके साइड इफेक्ट है,
लेकिन वैक्सीन की वजह से नहीं है। आज वैक्सीन ने करोड़ों लोगों को बचाया है, लेकिन वो व्यक्ति हमारे विचारधारा के विरोध में था, कांग्रेस का था। अब इस तरह के भ्रम जो लोग पैदा करते हैं, वो भ्रम आप दूर कर सकते हो। अब ये सुरेश जी, अर्जुन जी कह रहे थे ना, कई चीज़ें जो टीवी पर आती है, मीडिया में आती है या सोशल मीडिया में आती है, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं जो सच्चाई हो वो नहीं आ पाती लोगों के सामने। और मैं मोबाइल की बात भी इसलिए कर रहा हूँ, मुझे कहते हुए बड़ा मन में तकलीफ है। अभी मैं रिकॉर्ड नहीं बताना चाहता, लेकिन इस चित्तौड़गढ़ जिले नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में होता होगा, हमारी जितनी भी नौजवान बच्चियाँ हैं, आज रोज़ केस देखते हैं, बच्ची किसी के साथ चली जाती है। कितने केस तो मैंने मेरी आंखों से देखे। ये क्यों हो रहा है? इस मोबाइल की वजह से हो रहा है, ये सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। क्या क्या इंस्टाग्राम ने पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। हमने 68 लड़कियां बरामद कराई है अभी, और 68 लड़कियों में कोई लड़की अपने पति के साथ, अपने माँ बाप के साथ जाने के लिए तैयार नहीं, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। एक तो केस में एमपी साहब बताऊं आपको कि लड़की बरामद हो गई। मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया, मैंने उनके माँ बाप को भेजा, मैंने इस को मैंने इनके माँ बाप से मिला देना, इनके माँ बाप समझा लेंगे, प्रयास कर लेंगे बच्ची के लिए। तो माँ बाप को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे हो गए। तो वो लड़के का बाप, जो लड़का भगा के ले गया, उसका बाप मुझे फ़ोन कर रहा है, था कि वोट लेना नहीं लेना। क्या हो गया? वो क्या मेरी बहू को प्रताड़ित कर रही है पुलिस। क्या कह रहा है? मेरी बहू को पुलिस प्रताड़ित कर रही है। वो इंग्लिश वर्ड बोला, मैं भूल रहा हूँ, हेरेसमेंट कर रही। मैंने कहा दादा भाई, जिस माँ बाप ने इस बच्ची को पैदा किया, 20 साल की किया, इसको लाखों रुपए खर्च किया, पढ़ाई की, वो माँ बाप 2 घंटे मिल गए तो तेरी बहू बन के प्रताड़ित भी हो गया, हेरेसमेंट हो गया। मैं तो शर्म आनी चाहिए। हाँ, नहीं पहचान दिया ना, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, वही बात मैं कह रहा हूँ एमएलए साहब। ये क्या वातावरण बनता जा रहा है हिंदुस्तान। ये खाली मेरे यहाँ की स्थिति नहीं, सब जगह की स्थिति। मैं तो राजस्थान के सब लोग मिलते हैं या हिंदुस्तान में ही मिलते हैं, सब जगह की स्थिति क्यों है? इससे हमको बचना चाहिए। और ये बचा सकता है हम जब तक उसका प्रचार प्रसार, लोगों के संस्कार जब तक हम नहीं सुधारेंगे, जब लोगों के बीच में ये बात नहीं ले जाएंगे, तब तक हमारा ये आज बहुत छोटी चीज़ दिख रही है हमको, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह की स्थिति बन रही है, उससे हमको, मैं जी न्यूज़ से भी निवेदन करूंगा, इसके बारे में एक विशेष अभियान आपको, इस मोबाइल में मैं तो छोटा मोबाइल रखता हूँ, आज बड़ा गलती से मेरी घरवाली का लिया है मैं। बाकी इस मोबाइल में क्या क्या होता है? क्यों चंद्रमान, क्या क्या होता है? एक अर्जुन से पूछा पता नहीं क्या क्या होता है, ऐसे फोन है। यस, यू आर राइट। मैं ये कह रहा हूँ, उस मोबाइल में रामायण भी है, उस मोबाइल में गीता भी है, उस मोबाइल में धार्मिक उपदेश भी है, उस मोबाइल में अच्छे सीरियल भी आते हैं, लेकिन उस मोबाइल में उसके विपरीत भी आते हैं। लेकिन हमारी नई पीढ़ी को ये समझाने की आवश्यकता है। आज माँ बाप कितनी बच्चे को पैदा करते हैं, बच्ची को पैदा करते हैं, कितना लाखों रुपए खर्च करते हैं, उस माँ बाप के मन पे क्या गुजरती होगी। मैं ये बात इसलिए आज कह रहा हूँ कि हम सब लोग बुद्धिजीवी यहाँ पर बैठे हैं, और मैं बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये मनीष जी बैठे हैं, जी न्यूज़ के माध्यम से 1-2 कार्यक्रम आपके चलने चाहिए इस तरह के। नहीं, कानून तो बना दिया ना अपन ने, कानून तो बन गए। अब कानून तो एक है, ये अपन ने अभी विधानसभा में कहा था, माँ बाप के परिवार, लेकिन कोर्ट नहीं मान रहा है इस बात को। हमने इस बात को कहा कि माँ बाप की परमिशन से ही बच्ची का विवाह होना चाहिए। अरे मैं तो बताऊँ, इतने किस्से हद से ज़्यादा। लेकिन ये जो सामाजिक बुराई उत्पन्न हो रही, इन बुराइयों से अगर कोई बचा सकता है हमको, या तो हम, हमारे जैसे जनप्रतिनिधि जी हम लोगों के बीच में जाते कहें, या फिर आप जैसे चैनल इसे बुराइयों से इस देश को बचा सकते हैं, उस बुराइयों को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि, क्या बोल रहा है, मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है, हम विकास की दृष्टि से देखें तो हिंदुस्तान और राजस्थान बहुत आगे आ गया है।
और हम जितने जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, हमारे MP साहब और सभी MLA साहिबान बैठे हैं, हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ जिला एक ऐतिहासिक जिला है जिसके बारे में मुझे ध्यान है। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं अमेरिका गया था जब UN में भारत सरकार ने भेजा था, तो वहाँ पर एम्बेसडर जो वहाँ के थे हिंदुस्तान के, उन्होंने एक पार्टी रखी थी हमारे सम्मान में। तो उस दिन जब मैं जब मंच में मुझे सबका परिचय देने के लिए मंच पर बुलाया, मैं जब खड़ा हुआ, मैंने कहा आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चित्तौड़गढ़ राजस्थान, बाकी जो बोलना था मैं बोला। लेकिन मनीष जी, आप आश्चर्य करोगे कि उसके बाद उस कार्यक्रम में, उस हॉल में कम से कम 500-700 लोग थे। एम्बेसडर ने जो पार्टी दी थी, 450-500 लोग मुझसे हाथ मिलाने के लिए आए, गले मिल रहे थे। वो मुझसे नहीं मिल रहे थे, तालियां मत बजाओ, वो मुझसे नहीं मिल रहे थे, वो महाराणा प्रताप की धरती से मैं गया था, रानी पद्मिनी की धरती से गया था, पन्ना धाई की धरती से भी गया था, इसलिए लोग मिल रहे थे कि आप उस धरती से आए। तो आज चित्तौड़ का वो महत्व है, और उस महत्व में इस चित्तौड़गढ़ जिले में जो विकास हो रहा है, इस चित्तौड़गढ़ हमारे MP साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि भारत सरकार की इतनी योजनाओं को आप लेके आए। हमारे सारे MLA अपने अपने विधानसभा में लगे हुए, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जी न्यूज़ के माध्यम से हमारे जिले को और न्यूज़ में प्राथमिकता मिलेगी, हर क्षेत्र में प्राथमिकता मिलेगी। ये बात सुरेश जी और अर्जुन जी सही कह रहे थे कि न्यूज़ का मूल्यांकन होना चाहिए, सच्ची बात उसमें से निकलना चाहिए। अब कहने को तो मेरे पास बहुत बातें, लेकिन फिर आप कहोगे तो प्रवचन देने लग गए, इसलिए ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक बात मैं बता दूँ चंद्रभान जी, शतरंज की चाल जो होती है ना, कोई सी भी चाल चल लो, अपने को अपन पराजित नहीं कर सकते उसमें। क्यों अर्जुन जी, सही है कि नहीं? शतरंज में जो चालें चलती हैं, मैंने जो पढ़ा है, जो बता रहा हूँ, उससे दूसरे को आप पराजित कर सकते हो, अपने को नहीं कर सकते हो। ये बात हम सबको याद रखनी पड़ेगी। अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत शुक्रिया कृपलानी जी, वाकई ये कहा जा सकता है